बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 44, मार्च 24। हम लोग ने बात शुरू की थी। सबसे पहले मैं आप लोग के रिकैप के हवाले से बात कर लूँ। आप हजरात ने एक बात ये कर रहे हैं कि जी जो लाइफ स्किल्स होते हैं ये वो होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीखते हैं। ये बात गलत है। लाइफ स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि जिसको हम ज़िंदगी में सीखते हैं। जो आप लोग की हार्ड स्किल्स है, जो यहाँ पे आपकी फॉर्मल एजुकेशन है, क्या ये आप लोग अपने मरने के बाद सीख रहे हैं? ये भी तो अपनी लाइफ में सीख रहे हैं, राइट। लाइफ स्किल से मुराद वो स्किल्स हैं जिनके असरात आपके ज़िंदगी के हर शोबे, हर पहलू के ऊपर पड़ रहे होते हैं। अगर आप फिज़िकली फिट हैं तो आप एक एक्टिव मदर होंगी। अगर आप फिज़िकली फिट हैं तो आप अपने ऑफिस के अंदर भी एक्टिव होंगे। अगर आप फिज़िकली फिट हैं तो आप घर के जो रोज़मर्रा के काम करते वक्त भी फिट होंगे, ठीक है। वहाँ पे भी आप एक्टिवली ये काम कर रहे होंगे। ये मुराद है लाइफ स्किल्स की। लाइफ स्किल्स का ये मतलब नहीं है जिसको आप ज़िंदगी में सीखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात बिल्कुल दुरुस्त कही कि लाइफ स्किल्स मेजरेबल नहीं होते। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखना कि जो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल के दरमियान जो तकसीम है, एक तो ये तकसीम मैंने बताई थी कि 1972 के अंदर यूएस आर्मी ने अपनी ट्रेनिंग मैनुअल के अंदर स्किल्स को दो हिस्सों में तकसीम किया। लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स की जो तकसीम है ये 1980s के अंदर यूनेस्को ने की थी, ओके। अलबत्ता अभी भी आपको बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिलेगा जिसके अंदर लाइफ स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ही शो किया हुआ होगा। समझ रहे मेरी बात को? लाइफ स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स के अंदर शो किया हुआ होगा। अलबत्ता मेरी क्लास के अंदर चूंकि मैंने आपको इतनी डिटेल में बता दिया है कि लाइफ स्किल्स क्या है, सॉफ्ट स्किल्स क्या है, दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, तो मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के दरमियान फ़र्क करेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, मैंने ब्लॉग के हवाले से बात की थी। अब मुझसे बास लोग ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे ब्लॉग पे कितना कंटेंट हो, सर इतना काफ़ी है? मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 3 पोस्ट तो होनी चाहिए। अब अगर मैंने आपको जनवरी में पढ़ा दिया तो फरवरी के अंदर 3 चार कितनी 12 पोस्टें फरवरी की हो गई, मार्च की कितनी हो गई 12, 24 पोस्ट तो कम से कम होनी चाहिए। अब देखो, मैं आप लोग को धक्का स्टार्ट करने के लिए मैंने कुछ आइडियाज़ आप लोग से शेयर किए थे। जैसे उस वक्त कुछ हमारे बच्चे प्रैक्टिकम पे जा रहे थे तो उनसे मैंने कहा था कि प्रैक्टिकम के लेसन प्लान वगैरह लिख देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो लिख दिए। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे जो हमसे कह रहे हैं कि सर मैंने 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, काफ़ी है, ये मतलब नहीं है। हमारी बात का ये मतलब हरगिज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोग को आइडियाज रिकमेंड किए थे कि आप इन आइडियाज के ऊपर काम कर सकते हैं। मसलन अभी आप लोग पिकनिक पे गए, आप उस बारे में लिख दें। पिकनिक में नहीं गए तो उस बारे में लिख दें कि नहीं गए थे इस वजह से। अफ्तार पार्टी में गए, गवर्नर हाउस, ये देखा, नहीं गए तो लिख दिया कि क्यों नहीं गए थे। अगर आपके घर में पेट एनिमल्स हैं आप उनके बारे में लिख दें। रोजमर्रा की जिंदगी की जितनी बातें हैं मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उस बारे में लिखें। आपने किसी ने हमने देखा कि उन्होंने एक पोस्ट के अंदर खाने की तरकीब लिखी हुई है और दूसरी पे उस पर उन्होंने पोएम्स लिखी हुई है, बिल्कुल ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, ओके। अलबत्ता आपने होशियारी नहीं दिखानी, ये चालाकी नहीं दिखानी कि आपने 12 की 12 पोस्टें पूरी की पूरी खाने की तरकीबों से लिखी हुई हैं। इतने बेवकूफ़ हम भी नहीं है, हम भी देख के पहचान लेंगे। डाइवर्स कंटेंट हो लेकिन ज़्यादातर कंटेंट आपका अपना हो। जाहिर सी बात है आप में से अक्सर लोग पोएट नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है, आपने कहीं से आपको अच्छे अशार लगे आपने लिख के लगा दी, फाइन। लेकिन आप सिर्फ इसी के ऊपर इक्तफा नहीं करें। हम चाहते हैं कि अपने ख्यालात, अपने तमाम एक्सपीरियंसेस का इजहार करें। आप लोगों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया कॉलेज के अंदर ही, ठीक है, जुनैरा ने किया, बतूल ने किया, सुमैया ने किया, आसफा ने किया, आप लोग उस बारे में क्यों नहीं लिखते? आप में से बाज़ लोगों ने नात पढ़ी है, समर ने नात पढ़ी, क्यों उसका जिक्र नहीं हो रहा? ब्लॉग के अंदर जो कुछ भी आपके जहन में आ रहा है बातें लिखें। और आप में से अक्सर जो मैरिड है तो आप लोग के लिए तो मैरिड है या घर के बच्चे भी साथ हैं तो आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। कंटेंट की कौन सी कमी है आप लोग के पास? घर की 10 चीजें लिख सकते हैं। रमजान के अंदर जरूरी नहीं गवर्नर हाउस की अफ्तार पार्टी, किसी अपने घर में भी रिश्तेदार के घर गए तो उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंटेंट आपका ज्यादा से ज्यादा हो। ब्लॉग करवाने का मकसद आप लोग का यही है कि एक ओपन स्पेस के अंदर आप लोग अपनी मर्जी का कंटेंट उसके अंदर लिखते रहें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लॉग आपके फ्यूचर में काम आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लॉग से जो स्किल्स आप सीख रहे हो वो स्किल्स आप पे काम आएंगे, ठीक है। अगर हम बच्चों को सिखाते बेटा हाथ नाखून वक्त पे काट लिया करो, दांत ब्रश करो, कपड़े इस्त्री करो, तो ये मसला मतलब नहीं है कि ये जो स्किल्स हैं ये कोई जो है उसके दांतों को देख के जॉब दे देगा। हाँ, ये मतलब जरूर है कि बेटा ये जो तुम्हारी सफाई सुथराई है ये तुम्हें आगे चल के तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे काम आएगा, ठीक है, ये स्किल तुम्हारे काम आएगा। लोग तुम्हारी पर्सनैलिटी को अच्छा समझेंगे। तो ब्लॉग के जरिए से भी जो आप स्किल्स सीख रहे हैं ये स्किल्स आपके काम आएंगे।
इसीलिए हम बार बार इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि बेटा ब्लॉग को मेंटेन रखो, ब्लॉग को मेंटेन रखो। ठीक है, ये बात होगी। आगे बढ़े। अब एक सवाल आया कि सर हमने ब्लॉग पे कंटेंट लिखने लगे तो उसमें आ गया कि आज के आपका कंटेंट बहुत सारा हो गया। इसकी वजह ये है कि हम लोग जो है हमारा जो ये ब्लॉग हम बना रहे हैं कि हमने किस पे बनाया, ईडीयू ब्लॉग्स के प्लेटफॉर्म पे बनाया है। हम उनके मेहमान हैं, तो उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, उनकी रिस्ट्रिक्शंस को हमें फॉलो करना हम पे लाजिम है। बेटा अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओगे तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे शोर कम हो जाएगा। अगर आपको बुरा ना लगे थोड़ा सा पीछे की तरफ जाके बैठ जाओ। मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ पीछे तक तो आ रही होती है। ठीक है, तो अब उसके अंदर जो हम ब्लॉग की बात कर रहे थे कि मेरी दूसरी क्लास के अंदर भी मैं अमूमन वहाँ पे यही कहता हूँ कि जो लोग अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं दे आर ऑलवेज वेलकम। कॉलेज के अंदर रेगुलर आना ज़रा ज़रूरी है, तो हम सबको इसमें वेलकम करते हैं। अलबत्ता थोड़ा सा ये कि पीछे थोड़ा सा बैठ जाए। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम के ब्लॉग के हवाले से। तो ईडीयू ब्लॉग्स ने अपने तौर पे पाबंदी लगा दी कि होता क्या है कि लोग इस किस्म की वेबसाइट को स्पैम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सदफ सगीर लोग इस किस्म की वेबसाइट को स्पैम के लिए इस्तेमाल करते हैं, अल्लम गल्लम फूट पटांग बातें डालने के लिए। इसलिए उसने कहा कि चलो भाई इतना हो गया, अब थोड़ा वेट कर लो। ठीक है। अलबत्ता अगर यही आपकी अपनी वेबसाइट होती, अगर आपने थोड़ा खर्चा करके अपने सर्वर पे अपना किया हुआ होता, और इंटरनेशनल जो इस वक्त रेट चल रहे हैं मैं उस एतबार से बता रहा हूँ कि इंटरनेशनली जो अगर हम अच्छे होस्ट को लेते हैं तो $5 महाना चार्ज कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में अलबत्ता कम पैसों के अंदर भी मिल जाता है। बहरहाल, तो उस पे ऊपर फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो फिर आपकी अपनी अपनी चीज़ थी, जो चाहे आप उस पर लिखते जो चाहे करते। ठीक है। अलबत्ता फिर भी इतना माने कि ये आपको जितनी आज़ादी, कंटेंट की आज़ादी, फॉर्मेटिंग की आज़ादी, कंटेंट टाइप की आज़ादी, यानी कि वीडियो डालना है, इमेजेस डालना है, वीडियो इमेज को मिक्स करना है, वीडियो इमेज और टेक्स्ट को मिक्स करना है, इतनी आज़ादी आप लोग को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मौजूद मैसर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्लास का आगाज़, कुछ सवाल रह तो नहीं गया? हम क्लास का आगाज़ करते हैं। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फ्लिप्ड एंड डबल फ्लिप क्लासरूम। जब से इंसान के यहाँ तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ है तो लोग डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ाते चले आ रहे हैं। कहीं पे हमने देखा फॉर एग्ज़ाम्पल कि तालिब इल्म जो था वो उस्ताद को ढूँढता था। ठीक है, हमने जब जापानीज़ हिस्ट्री के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे वहाँ पे नज़र आया कि वहाँ पे तालीम का तदरीस का अंदाज़ ये था कि तालिब इल्म उस्ताद के पास जाता था, फिर उस्ताद को तोहफ़े तोहफ़े दे के राज़ी करता था कि आप मुझे पढ़ा दें। ठीक है, और उसके बाद उसकी तदरीस का सिलसिला शुरू होता था। और तालिब इल्म के लिए लाजिम था कि उस्ताद को हमेशा राज़ी रखे, उसको खुश रखे, तो इसलिए वो उस्ताद की मुख्तलिफ तरीके से खिदमात भी सर अंजाम देता था। हमने इंडिया के बारे में पढ़ा कि जब मुगलों के ज़माने में वहाँ पे तदरीस का कुछ ऐसा निज़ाम था कि अगर आपने कुछ हुनर सीखना होता था तो आप जो है उस्ताद के साथ बैठ जाते थे। बस काम वो करता रहेगा, बैठ के देखते सीखते रहो, कोई लेक्चर वेक्चर देने वाला स्टाइल नहीं था। तो बैठ के आप बस देखते रहो देखते रहो, देख के सीखते रहो। सालों के बाद उस्ताद आपको औजार पकड़ाता था, फिर आपकी कोई गलती हो गई तो फिर दोबारा आपको सजा। आपसे तवक्को ये रखी जाती थी कि आप खुद चीज़ों को देख के उसको तवज्जो से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर आपका अब एक और चीज़ एग्जाम्पल ले लें, अहादीस जब हम पढ़ते हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम अहमद बिन हम्बल ने अहादीस जमा की, उनको इतनी अहादीस याद थी। तो वहाँ तदरीस का क्या निज़ाम था कि मस्जिद के अंदर लोगों के डिफरेंट हलके बने हुए थे, और वहाँ पे एक उस्ताद जो है वो हदीस पढ़ रहा होता था और दूसरे लोग उससे हदीस सुन के याद कर रहे होते थे या लिख रहे होते थे कि हमने ये सुना फलां से, फलां ने फलां से, फलां ने फलां से, यहाँ तक कि वो चेंज जाके मिल जाती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर इसी तरीके से हमें फिर फ़िक़्ह का दौर आया, तो फ़िक़्ह के दौर के अंदर वहाँ पे माहौल बदल गया। अब वहाँ पे उस उन्हीं क्लासेस के अंदर, उन्हीं हलकों में क्या होने लगा, बहस मुबाहिसा। ठीक है, लोग सवालात उठाने लगे। तो हम ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि हमारे पास पढ़ाने के डिफरेंट तरीके मौजूद है, और उनमें से एक तरीका जो है वो है फ्लिप और डबल फ्लिप क्लासरूम। हम यहाँ बात करते हैं थोड़ी सी कि हमारे पास पढ़ाने के कौन कौन से तरीक़ेकार मौजूद है। हर तरीक़ेकार के अपने फ़वाइद हैं, अपने नुकसानात हैं, अपने पढ़ाने का तरीका है। जिनमें से सबसे फ़ेमस जो है वो है आपका ट्रेडिशनल क्लासरूम। पढ़ाने वाला कौन होता है? टीचर। इन्फॉर्मेशन को जो मंबा है, इन्फॉर्मेशन की जो सोर्स है, ओरिजिन है, वो टीचर है। टीचर से इन्फॉर्मेशन फ़्लो हो रही है वो स्टूडेंट्स की तरफ। और इसी तरीके से हम जो है इसके अंदर ये भी देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन के फ़्लो के अलावा हमें इसमें ये भी नज़र आता है कि हमारे मतलब टीचर ने आके बोर्ड पे लिख दिया, बच्चों ने उसको समझा, उसको नोट डाउन किया, घर पे जाके उन्होंने उसका होमवर्क किया। ये हमारा हो गया ट्रेडिशनल क्लासरूम। टेक्नोलॉजी का ज़माना आया तो हमने एक और नई चीज़ देखी, ऑनलाइन लर्निंग, कि आप जाके ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। फिर एक कदम हम और आगे बढ़े तो लोगों ने कहा कि ऑनलाइन के साथ साथ ट्रेडिशनल लर्निंग दोनों को आपस में मिला लो,
और उसका नाम उन्होंने रखा ब्लेंडेड लर्निंग। चाय की पत्ती पे लिखा हुआ होता है ब्लेंडेड चाय। ब्लेंडेड चाय का क्या मतलब होता है? जी, बारीक और मोटी पत्ती दोनों को उन्होंने आपस में मिक्स किया हुआ था, ब्लेंडेड। तो ऑनलाइन लर्निंग और ट्रेडिशनल लर्निंग दोनों को मिला दिया, क्या नाम रखा? ब्लेंडेड लर्निंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। मसलन हम आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं और इसके लिए हमने कहा कि एक पढ़ाने का तरीका हमने ये कहा कि बेटा क्लास से बाहर जाओ, पूरे कॉलेज के बच्चों का डेटा कलेक्ट करके लाओ। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी हाइट कितनी है, उनके पैर का साइज कितना है और उनके घर की इनकम कितनी है। अब हमने उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। हमने कहा कि जी फला साहब जो है वो ऑफर कर रहे हैं कि कॉलेज के तमाम बच्चों के लिए मैं 2 साइज के जूते दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं 2 साइज के जूते प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपने मुझे ये बताना है कि 2 साइज के जूते कौन सा ऐसे साइज के जूते दूं, 2 साइजेस जो मैक्सिमम बच्चों को कवर कर ले। ठीक है। तो आपने इस पे ऊपर काम करना शुरू किया, तो काम करते करते आपने इसके अंदर ये भी सीख लिया कि मॉड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं, फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते करते हमने स्टैट्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। पढ़ाने का एक और तरीका ये है कि बच्चे के जहन में सवाल आया और बच्चे ने उसको सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया। मसलन हमने क्लास के अंदर बच्चे के जहन में कोई बात आई कि भाई ये जो प्लांट हमने पौधा लगाया है, ये पौधा किस स्टेजेस में गुजर रहा है। अब बच्चा सवाल पूछता जा रहा है, टीचर उसको फैसिलिटेट करता जा रहा है कि तुम ये देखो इससे क्या हो रहा है, इससे देखो क्या हो रहा है। हमने पौधे को जब धूप में रखा तो क्या हुआ, धूप से निकाल के कमरे में ले आया तो क्या हुआ। जरा नोट करना कि जैसे जरा सा कमरे में धूप वहां से आ रही है ना, पौधे का रुख उसी तरफ हो रहा है, उसी तरफ वो झुकता जा रहा है। पौधा हमने रखा यहाँ था और खिड़की यहाँ थी, और पौधा खुद ब खुद झुक रहा है सूरज की तरफ। तो बच्चों को इससे इस इंक्वायरी के जरिए से बच्चा क्या सीख रहा है, फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट के लिए सूरज की रोशनी कितनी जरूरी है। एक और तरीका हो गया, लेट से हमने कहा कि जी कोलैबोरेटिव और पीयर लर्निंग। बच्चे आपस में डिस्कस करके चीज को सीख रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, एक साथ मिलकर काम करके कोई क्लास में एक्टिविटी करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक और हो गया एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हमने एक तरीका का पढ़ा दिया, और दूसरा तरीका बेटा आप बैठो और सिक्का उछालो, देखो कितनी दफ़ा हेड आ रहा है, कितनी दफ़ा टेल आ रहा है। इस बात का क्या चांस है कि जब मैंने उछाला तो आपकी दफ़ा 6 दफ़ा पहले टेल आया था, आपकी दफ़ा हेड आएगा। चलो बेटा पत्तों पे खेलते हैं, ताश के पत्ते होते हैं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि नौरीन के पास जो है वो फला वाला पत्ता आएगा, फला वाला कार्ड आ जाएगा, और जुनैरा के पास फला कार्ड आ जाएगा। हम डिफरेंट तरीके से चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पे एक चीज़ देखना कि हर टीचिंग मेथड के साथ साथ टीचर का रोल चेंज हो रहा है। कहीं पे वो टीचर है तो कहीं पे वो फैसिलिटेटर है, वो बच्चा को पढ़ने के लिए फैसिलिटेट कर रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये जहन में रखना कि जो जितने टीचिंग के मेथड्स हैं इनके दरमियान कोई बाउंड्री लाइन नहीं लगी हुई, कोई दीवार नहीं खड़ी हुई। अगर तुम गौर करो तो हम हर मेथड को मिक्सअप करके क्लास के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हमारी क्लास के अंदर अक्सर जो एक चीज़ यूज़ हो रही होती है वो है सोक्रेटिस मेथड। हम सवाल पूछते हैं, हम और फिर आपसे उसका सवाल हम आपके सामने रखते हैं, फिर आप लोग मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या हमारी क्लास के अंदर ट्रेडिशनल क्लासरूम चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ। क्या बिल्कुल, क्या ऑनलाइन लर्निंग चल रही है? क्या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग चल रही है? तो टीचिंग के जितने मेथड्स होते हैं इनके आपस में कोई ओवरलैप होता है, कोई ऐसा बाउंड्री वॉल नहीं होती। ओवरलैप यकीनन होता है। अगर अलबत्ता आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा तो आपने बिल्कुल उसकी क्लियर डेफिनेशन देनी है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इस काम को कर रहे होंगे तो आप ये मत समझिएगा कि बस यहाँ पे खत्म, अब मैं पीयर बेस पे जाऊंगा, अब मैं प्रोजेक्ट बेस पे जाऊंगा, ऐसा नहीं है। सब चीजें आपस में तालमेल के साथ मिलजुल के आपस में चल रही होती हैं। अच्छा, वक्त के साथ साथ आपने देखा कि चीज़ों के अंदर चेंजेस आए। ठीक है, टीचर का रोल चेंज हो रहा है, कहीं पे टीचर था तो कहीं पे फैसिलिटेटर था। तो इसी तरीके से टीचिंग के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस चेंज जो आया वो आया आपके फ्लिप टेक्नोलॉजी की वजह से। और टेक्नोलॉजी की वजह से आप लोग, एक तो हमने देखा ऑनलाइन लर्निंग सबसे ऑब्वियस, दूसरा क्या हो गया, ब्लेंडेड लर्निंग। लेकिन आगे चल के लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी, आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि ऑनलाइन और ब्लेंडेड लर्निंग तो चलो हो गया, लेकिन आगे चल के लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए टीचिंग के नए मेथड्स भी लेकर आ गए और उसका नाम रखा फ्लिप्ड और डबल फ्लिप क्लासरूम। यहाँ पे मैं खास तौर से इस बात का जिक्र करूंगा कि देखो आप लोग भी इस बात पर गौर करो कि हम चीज़ों को सिर्फ पीने की हद तक या समझने की हद तक ना रुके,
हम अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए कुछ नया काम भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? टेक्नोलॉजी आई, ऑनलाइन लर्निंग आ गई, ब्लेंडेड लर्निंग आ गई। और जिन लोगों ने फ्लिप क्लासरूम, डबल फ्लिप क्लासरूम डिजाइन किया वो भी हमारी तरह के इंसान थे। क्या पता अगला जो टीचिंग मेथड हो वो कोई आपका हो। ओके, आप कोई नई चीज, नया मेथड लेकर आ जाए। वैसे जहन में कुछ आ रहा है कि फ्लिप क्लासरूम और डबल फ्लिप क्लासरूम में क्या क्या होता है, क्या चीज होती है? अगर तुमसे बोलो कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम बच्चों को नए नए तरीकों से पढ़ा सकते हैं तो तुम लोग क्या कहोगे? ऑनलाइन लर्निंग। तुम लोग कहोगे ब्लेंडेड लर्निंग। इसके अलावा कोई चीज़ जहन में आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा, अब मैं तुम लोग को जब एक्सप्लेन करूंगा ना तो तुम वापस इसी सवाल पर वापस आएंगे। ओके, इसी सवाल पे वापस आएंगे, फिर तुम गौर करना, फिर मेरी बात पे गौर करना। जो मैंने कहा ना, आदमी में क्रिएटिविटी हो तो आदमी कोई भी काम कर सकता है। अच्छा, अभी खैर फ्लिप क्लासरूम, डबल फ्लिप क्लासरूम के बारे में ये बता दूं कि इसके अंदर बुनियादी तौर पे टेक्नोलॉजी के जरिए से हम क्लास करें, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों मेथड जो है टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हुए, टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं हुए। इसके अंदर बच्चा जो होता है वो सीखने के अंदर ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है। अमूमन ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चा कह रहा होता है कि यार फला टीचर की क्लास में तो नींद आ जाती है, या फला सर तो जो है ना लोरी देने के लिए आते हैं, उनकी क्लास में इतनी अच्छी नींद आती है कि बस। और टीचर के पास सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, सबसे पहला तो भाई बच्चों को खामोश कराओ, दूसरा चैलेंज बच्चे जाग जाओ। बहुत से बहुत टीचर करने के लिए, आप बताइएगा मैंने अभी क्या बात की, आप बताइएगा अभी मैंने थोड़ी सी बातें करके क्लास को वो एक्टिव रखने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन बहरहाल ये ट्रेडिशनल क्लासरूम का एक नुकसान है कि बच्चे का जो रोल है वो पैसिव होता है। ओके, जबकि हम जो हमारा टीचर का जो रोल होता है एक्टिव होता है। अलबत्ता फ्लिप और डबल फ्लिप के अंदर बच्चे का रोल एक्टिव हो जाता है और टीचर जो होता है वो पैसिव, वो बेसिकली एक फैसिलिटेटर बन जाता है। इसके अंदर एक और जो बहुत बड़ी खूबी है कि फ्लिप क्लासरूम के अंदर जो बुनियादी चीज़ है कि भाई लेक्चर आप घर पे पढ़ेंगे, लेक्चर आप घर पे पढ़ेंगे, क्लास में होमवर्क करेंगे। ठीक है, समझना बात को। ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता है? टीचर ने आकर लेक्चर दिया, बच्चे ने घर पे जाके होमवर्क किया। टीचर ने क्लास में लेक्चर दिया, ठीक है, और बच्चे ने घर पे जाके होमवर्क किया। ठीक है, फ्लिप का मतलब क्या होता है? उलट दो, उलट कर दिया। बच्चा जो है अब क्लास में होमवर्क कर रहा है और घर पे ले। समझ में आ रही है कुछ बात? तो बनती है इस बात की। तो हाँ बोले। तो बच्चा पढ़ के आएगा तो क्या? बच्चा पढ़ के क्या पढ़ के आएगा? क्या मतलब घर पे तो टीचर की जरूरत नहीं है क्या? घर पे पढ़ के आ जाए? क्या मतलब? देखो अभी जो फातिमा ने, राबिया ने जो बात की, राबिया ये फरमा रही है कि टीचर, बच्चा घर पे पढ़ के आएगा फिर। बच्चा घर पे जो पढ़ के आता है इसका मतलब ये है कि जो ये कहना ये चाह रही है कि जैसे जो भी टॉपिक कल टीचर ने पढ़ाना है तो पहले से पढ़ के आ जाओ, वो एक अलग चीज़ है। हम ये कह रहे हैं कि बच्चा घर से समझ के आए। लेकिन लेक्चर तो मैं पहले दे चुका हूँ। अगर आप लेक्चर दी के आपको एग्जाम्पल दे रही है, लेक्चर तो मैं पहले दे चुका हूँ, तो आप समझ। हम तो ये कह रहे हैं घर पे पढ़ के आना है, तो घर पे कैसे पढ़ के आएगा? तो फिर पूरा हम सब घर पे छोड़ देते हैं बच्चों को, घर पे जाकर पढ़ के आ जाना। लेकिन हमने कह दिया लेक्चर तो घर पर होंगे, हम तो ये कह रहे हैं लेक्चर पूरे के पूरे घर पर होंगे। तो अब बच्चा घर पे कैसे पढ़ेगा? जी राबिया। राबिया आपका नाम है? जी राबिया। ओके, मैं बता रहा हूँ। मुझे ये बात बताओ, अभी आप लोग समझते हो जब टीचिंग को ज्वाइन करोगे तो क्या एलिमेंट्री को पढ़ाओगे, सेकेंडरी को पढ़ाओगे? ऐसा ही है? बायोलॉजी, फिजिक्स, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश यही पढ़ाओगे, मैथ्स पढ़ाओगे? कोई एक टॉपिक ऐसा है जिसका लेक्चर ऑनलाइन मौजूद ना हो? सबका मौजूद है। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने फिजिक्स वगैरह के लेक्चर केमिस्ट्री के बनाए हैं वो आपसे 1000 गुना बेहतर बनाए। आप कल केमिस्ट्री पढ़ाने जाएंगे, आपके स्कूल में लैब ही नहीं होगी। अगर लैब होगी तो उसमें इक्विपमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत उनका सामान होगा, प्रिंसिपल बड़ी मुश्किल से आपको कुछ केमिकल सप्लाई करेगा और कहेगा टूटना नहीं चाहिए, टूट जाए तो बच्चे से जुर्माना लेना। ठीक है, हल्का हल्का केमिकल से आप परफॉर्म करेंगे, बच्चों को डांटेगा, देख के करना, देख के करना, गिरा मत देना, यही चलता है। ठीक है, जबकि उसके मुकाबले में आप जब ऑनलाइन वीडियोस को देखते हैं तो उन्होंने इस बेहतरीन किस्म की वीडियोस बनाई हुई है। एक यूट्यूबर ने
जैसे आप लोग का टूथपेस्ट का जो मटेरियल होता है ना, ठीक है, एक यूट्यूबर ने स्विमिंग पूल के अंदर वो केमिकल पूरा बना के दिखाया, स्विमिंग पूल पूरा भर दिया उससे, ठीक है, स्विमिंग पूल पूरा का पूरा भर दिया। क्या आप कभी तसव्वुर कर सकते हैं कि इतना बहुतात वाला केमिकल आपके पास हो? आप एयर प्रेशर पढ़ाते, ठीक है, बच्चे का बाकायदा ऑनलाइन वीडियोस मौजूद है जिसमें टीचर ने पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि एक बड़ा सा लोहे का ड्रम है और वो एयर प्रेशर की मदद से बिल्कुल पिचक सा जाता है, एयर प्रेशर की मदद से। अब सवाल ये है कि क्या आप ये लोहे का ड्रम इंतजाम कर सकते हैं? क्या आप चूल्हे का इंतजाम कर सकते हैं? क्या आपके पास इतनी ऐसा इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे आप सेफ तरीके से इस वाले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकें कि जब डब्बा पचके तो किसी को नुकसान ना हो? क्या ये कर सकते हैं? आप ऑनलाइन देखिए, फिजिक्स की बात कीजिए, पेंडुलम हमारे कॉलेज में स्कूल में पेंडुलम को होना बड़ी बात है, जबकि लोगों ने ऑनलाइन इसकी बेहतरीन वीडियोस बनाई हुई है। वो वीडियोस में दिखाते हैं कि टीचर जो है क्लास के अंदर एक गोला लेकर आता है, अपने मुंह के करीब लाकर छोड़ता है, और वो बताता है कि चूंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से वो जो गोला है वो वापस यहीं पर आएगा, वो इधर नहीं आएगा, मेरे सर से नहीं टकराएगा, जहां से छोड़ा है वहीं पर वापस आएगा, उसके अंदर अंदर उसी रेंज के अंदर रहेगा। लोगों ने बाकायदा ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है। क्या ये एक्सपेरिमेंट अपनी क्लास के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं? गोला कहाँ से लाएंगे, लटकाएंगे कहाँ से? तो हमें ये पता है कि ऑनलाइन बेहतरीन रिसोर्सेज मौजूद है। जिन लोगों ने ये वीडियोस बनाई हैं उनके पास बेहतरीन कैमरा मैन है, क्या आपके पास है? लाइटनिंग का बेहतरीन इंतजाम है, आपके पास है? स्क्रिप्ट राइटर है, वीडियो का एडिटर मौजूद है, क्या आपके पास है? और सबसे बड़ी बात, उनमें से अक्सर लोग फोटोजेनिक भी हैं, ठीक है, म्यूजिक भी बड़ी अच्छी लग रही होती है। वो आपके लेक्चर में क्यों इंटरेस्ट लेगा? टीचर क्लास में जा रहा है, नींद उसकी पूरी नहीं हुई है, जमाइए ले रहा है, जल्दी से कपड़े इस्त्री नहीं किए हुए थे, ऐसे आके खड़ा हो गया, जबकि उसके मुकाबले में उसको यूट्यूब पे उससे 1000 गुना बेहतर इंस्ट्रक्टर मिल रहा है। अब एक तरीका तो ये है, क्या आप समझते हो कि हम इस चीज़ से फाइट कर सकते हैं? क्या हम लोगों को मना कर सकते हैं कि यूट्यूब पे कंटेंट डालना बंद कर दो? क्या हम बच्चों को मना कर सकते हैं मोबाइल इस्तेमाल करना बंद कर दो? हमारे पास उसका बेहतर तरीका ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी को अपनी क्लास के अंदर यूज करें। और इसका सोल्यूशन क्या बनाया? फ्लिप क्लासरूम। उन्होंने कहा जब कोई टॉपिक पढ़ना है, बेटा ये टॉपिक है, पूरा कंटेंट तुम्हें दे दिया, जाके घर से पढ़ के आना। पढ़ के आ गए, अगले दिन क्लास के अंदर आपने उसके ऊपर एक्टिविटीज परफॉर्म की। हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो टॉपिक है वो घर से पढ़कर आ जाए, पूरा का पूरा टॉपिक घर से पढ़कर आ जाए, और कॉलेज में स्कूल में आके उस टॉपिक पे एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। क्यों? कंटेंट इतना सारा मौजूद है। अब इसके ऊपर लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। लैंग्वेज बैरियर कैसा आ जाता है कि अक्सर कंटेंट इंग्लिश में है, लेकिन देखा जाए तो बाद अच्छे स्कूल है जहाँ पे पढ़ाने का अच्छा अंदाज है, तो बच्चों की इंग्लिश पहले से बेहतर है। बाज़ जगह पे दूसरी बात ये कि वक्त के साथ साथ उर्दू में भी काफ़ी अच्छा कंटेंट अब आता जा रहा है। वक्त के साथ साथ उर्दू पे बहुत अच्छे चैनल्स भी हैं, और अच्छा उर्दू में तहरीरी कंटेंट भी आ रहा है तालीम के एतबार से। तो ये वाला मसला भी हमारा ख़त्म हो रहा है। अब बच्चे ने जब मोबाइल इस्तेमाल करने ही है, तो हमने इसको लिवरेज किया कि भाई घर जाके तुम इस पर पढ़ के आना, समझ के आना, क्लास में आके हम उसकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। अब आप देखिए इसके अंदर क्लास का जो टाइम है वो क्या शिफ्टिंग हो गई कि कॉलेज जो है होमवर्क कहाँ पे होने लगा? कॉलेज में, स्कूल में, क्लास के अंदर जो अमूमन होमवर्क हम देते थे, और जो क्लास के जो लेक्चर थे वो कहाँ चला गया? फ्लिप नजर आ रहा है, चीजों को घूमना उलटना नजर आ रहा है। अब जब इस तरीके से टीचर की जाएगी तो टीचर का रोल क्या हो गया? फैसिलिटेटर का। टीचर एक्टिवली पढ़ा नहीं रहा, टीचर सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है, और उसके मुकाबले बच्चा जो है वो खुद एक्टिव तरीके से उसको पढ़ रहा है, और उसका अपने पीयर्स के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ उसका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। अभी मुझे बताया सर, हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि उनका जो बेटा है वो जर्मनी में पढ़ रहा है, या पहले पढ़ रहा था, तो खैर वहाँ पे उन्होंने बताया कि वहाँ पे अटेंडेंस पे सख्ती नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं सारे लेक्चर ऑनलाइन मौजूद है। अलबत्ता, अलबत्ता असाइनमेंट में बड़ी सख्ती है, उसमें नहीं छोड़ती, ठीक है। अब तुम देखो जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे घरों में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, जैसे पहले भी मैंने बात की कि बच्चा 2 साल का होता है, उसके हाथ में फीडर पकड़ाया ना पकड़ाया, मोबाइल जरूर पकड़ा देते हैं, और वालदेन बड़े फखर से कह रहे होते हैं कि जी मेरे बच्चे को तो ना वॉइस मैसेज करना आ गया, कॉल करना आ गया। हालांकि ये बच्चे का कमाल नहीं है, ठीक है, आप लोग इस बात को तवज्जो से सुनिएगा, ये बच्चे का कमाल नहीं है। आपका बच्चा कोई आइंस्टाइन नहीं है कि उसने मोबाइल इस्तेमाल करना सीख लिया। बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि बच्चे ने, चूंकि इन चीज़ों को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि ये चीज़ें को इस्तेमाल करना आसान है, तो उसने एक आसान चीज़ को इस्तेमाल करना सीख लिया। आपको पास चूंकि ये चीज़ें देर से आई हैं, तो इसलिए आपको लर्निंग में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अगर आपका बच्चा तेजी से इन चीज़ों को पिक कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़हीन है। लेकिन खैर, आपने जब बचपन से उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, तो उसको हम पढ़ाई के लिए क्यों ना इस्तेमाल करें।
अब मैं यहाँ पे जी हूँ आपका सवाल। अच्छा, कोई सवाल आप लोग के जहन में, कोई एतराज? जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे बात यहाँ तक महदूद नहीं है कि टीचर ने बच्चे को टॉपिक प्रोवाइड कर दिया। टीचर ने फैसिलिटेट करना है तो टीचर जो है वीडियोस तक लेकर आया। बेटा ये वाली वीडियो देखना, ये वाली वीडियो देखना, यहाँ पे तुम ये वाला आर्टिकल पढ़ लेना। एक वेबसाइट का जिक्र किया था हमने, बायजूस का, याद है आपको कुछ दिनों पे? तो मैंने कहा था इंडिया की बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पर बड़े अच्छे उन्होंने ट्यूटोरियल्स वगैरह लिखे हुए हैं एलिमेंट्री स्कूल का, हाई स्कूल के बारे में। तो अब टीचर ने बाकायदा लिंक प्रोवाइड किया, बेटा तुम यहाँ जाके इन चीज़ों को पढ़ के समझ के आना। टीचर का काम ये है कि बच्चों को वो तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड करना कि जिससे जाके बच्चा घर से चीज़ को समझ कर आए। तो हुमा की ये बात गलत है, इस मिसकंसेप्शन को दूर करें कि टीचर ने सिर्फ टॉपिक प्रोवाइड नहीं किया कि तुम रिसर्च करके आना। टीचर तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि बच्चा घर से समझ के आ सके। क्लास में आके हम उस पर एक्टिविटीज करेंगे। अब हम बात करते हैं, लेट्स से हमने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल सिखाना है। ये जो हमारे बच्चे भी प्रैक्टिकम करके आए हैं, तो प्रैक्टिकम के अंदर उन सब के अंदर ये चीज़ आई कि सबने जो है तकरीबन बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल अक्सर बच्चों को पढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो किसी ने पढ़ाया, कोई जो है टीचिंग एड बना के लेकर आ गया, चार्ट बना के लेकर आ गया, उसमें बटरफ्लाई के डिफरेंट स्टेजेस सिखाए। हमारी एक स्टूडेंट थी फबीहा, वो जो है बाकायदा उन्होंने तितली वगैरह पकड़ के लेकर आ गई, तितली उसकी डिफरेंट जो फॉर्म्स थी ना सारी पकड़ के लेकर आई और चार्ट पे जाकर उन्होंने दिखा दिया। ठीक है, चार्ट पे लगा के बच्चे को बाकायदा रियल चीज़ दिखा भी दी कि भाई इस तरह से होता है। आप लोग ने अब इन्फोग्राफिक्स पढ़ लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब जाएंगे तो आप इन्फोग्राफिक बना के लेके जाएंगे और बच्चे तक ये इन्फोग्राफिक वजह ये लैपटॉप, कंप्यूटर, व्हाट्सएप उस तक ये पहुंचा भी देंगे। ज़्यादा हुआ तो पैराफ्लेक्स पे प्रिंट करा के ले गए, उस पर दिखा दिए, ताकि वो चीज़ आपके पास सेफ भी रहे। तो अब आपने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को आपने पढ़ाना है फ्लिप क्लासरूम के जरिए से। क्या करेंगे जी समर? आपने बच्चे को वीडियोस प्रोवाइड कर दी, ठीक है, पूरी की पूरी वीडियोस उर्दू में, इंग्लिश में। आपने उसको हेल्पफुल आर्टिकल्स प्रोवाइड कर दिए तमाम के तमाम, कि भाई ये आर्टिकल्स है जिसके जरिए तुम बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को देख के सही तरह से समझ सकते हो। और अगले दिन क्लास में आके आपने उस पर एक्टिविटीज परफॉर्म की। क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की? लेट्स से लेट्स से आपने एक इनकम्प्लीट चार्ट बना के लगा दिया बोर्ड पे, इनकम्प्लीट चार्ट। जी बेटा, पहला स्टेज क्या था? अच्छा, तुम बताओ दूसरा स्टेज क्या था? इस वाले स्टेज का नाम क्या था? ये तस्वीर है, इस तस्वीर को देख के बताओ इस स्टेज का नाम क्या था? ठीक है, इस स्टेज और इस स्टेज के दरमियान फर्क क्या था? बेटा ये सारी वर्किंग शीट्स मैंने प्रोवाइड कर दी है आप लोग को। इस वर्किंग शीट को फिल करो, वर्कशीट्स को फिल करो। इसमें मुझे बताओ कि जी ये जो बटरफ्लाई का स्टेज उसका नाम क्या था? अब क्या हो रहा है, क्लास के अंदर हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पढ़ा बच्चे ने कहाँ पर है? घर के अंदर। अब मुझे ये बताओ कि इसके अंदर तुम्हें क्या फायदा नजर आ रहा है? इस तरीके का कोई फायदा नजर आ रहा है? तो बच्चा तो ट्रेडिशनली बच्चा सीख रहा है। क्लास के अंदर एंगेजमेंट बढ़ रही है, ठीक है, बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, और बच्चे की जो इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी है वो भी बेहतर होगी, बच्चे को चीज ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि जो चीज आप खुद समझते हैं, जिसके पीछे आपकी खुद अपनी कावश, अपनी मेहनत होती है, उसके कॉन्सेप्ट आपके ज्यादा बेहतर क्लियर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? आगे बढ़े। अगली एग्जाम्पल, न्यूटन्स के लॉज। हाँ जी, कैसे पढ़ाओगे न्यूटन्स के लॉज को? फ्लिप क्लासरूम के जरिए कैसे पढ़ाओगी? इंफोग्राफिक्स 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 बस। हाँ जी, फ्लिप क्लासरूम से कैसे पढ़ाओगी? जी आसफा। पूरी बात करो, वीडियोस शेयर करेंगे सर क्लास में दिखाओगी? तो पूरी बात बोल तो ना, पूरी बात करो। जी, बच्चों को हम प्रोवाइड करेंगे घर पे। देखो तुम लोग को मैं बात बता रहा हूँ, आप लोग की कम्युनिकेशन स्किल के अंदर यही बहुत बड़ी वीकनेस होती है कि आप लोग आधी बात बोलते हैं कि सर बाकी खुद ही समझ जाएंगे, या सर फिलंदा ब्लैंक करेंगे, और यही गलती आप लोग पेपर में करते हैं। भाई जामे और मुकम्मल बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव भी हो और कंप्लीट भी हो, ठीक है, और करेक्ट भी हो। और हाँ जी सुमैया, क्या करोगी? फ्लिप क्लासरूम में पढ़ाना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे?
जी सुमैया। और सिर्फ वीडियोस नहीं, इमेजेस, इंफोग्राफिक्स और आर्टिकल्स। ठीक है, तमाम तर कंटेंट जो बच्चे को उस टॉपिक को सीखने में मदद कर सकता है, सारा का सारा कंटेंट फिल्टर करके प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन तो विकीपीडिया का आर्टिकल भी मौजूद है, वो तो बड़ा एक तरह से हाई लेवल का है, शायद बच्चा ना समझ सके। तो हमने बच्चे की एज ग्रुप के लिहाज से कंटेंट निकाला, इन्फोग्राफिक निकाला, वीडियोस निकाली और बच्चे तक हमने पहुंचा दी। और यहाँ पे अपनी वेबसाइट की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। सारा का सारा कंटेंट आपने लेसन प्लान फ्लिप क्लासरूम का कहाँ पे डाल दिया, वेबसाइट पे। जी बेटा, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, इस वाली पोस्ट पे जाना, सारा कंटेंट वहाँ पे मौजूद है। और उस कंटेंट को देख के तुम लोग तुम उसको समझ के आ जाओ। अगले दिन क्लास में आके आपने एक्टिविटीज परफॉर्म की, आपने न्यूटन्स का लॉ पढ़ा कि एवरीथिंग स्टेज इन इनर्शिया की आपने बात की। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं होता अनलेस उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो। आपने क्लास में उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करा दी। आपने बच्चे से कहा कि भाई तुम इसको एनालाइज करके बताओ, इसको तुम जो है इस पर डिस्कशन करो। क्लास में आके तुमको इसका प्रोजेक्ट बना के लेकर आओ जहाँ पे हमें ये टॉपिक समझ में आ रहा हो। आपने थर्ड लॉ पढ़ा दिया, बच्चे ने घर पे पढ़ के आ गए, अगले दिन क्लास के अंदर आपने छोटा मोटा रॉकेट बना के दिखा दिया। आपने बता दिया जी एवरीथिंग एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। क्या फायदा हुआ इसके अंदर? इस तरह से पढ़ाने में क्या फायदा हुआ? आप लोगों ने पढ़ा है ना न्यूटन के लॉ, पढ़ा है ना? अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो अब आप लोग ये बताइए कि जब इस तरीके से पढ़ाया गया होता तो क्या फर्क पड़ता। जी निदा, निदा निदा। ठीक है, गुड। आप ये सब चीजें ध्यान में रखना, जो बातें बता रहे हो ना ध्यान में रखना, कल हम डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो इस बातों को ध्यान में रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है। टाइम आपका बच रहा है जी शाइस्ता। इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, एंगेजमेंट बढ़ रही है, बच्चे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो रहे हैं। और बताओ। सबसे अहम बात ये देखो कि यहाँ पे बच्चा नॉलेज को अप्लाई करना सीख रहे हैं। अगर आप लोग, मैं बार बार इसी बात को रिपीट करूंगा कि अगर आप लोग गौर करो तो वक्त के साथ साथ हालात के अंदर हमारे स्किल देखो, किसी ज़माने में हाफजे की बड़ी वैल्यू थी। ठीक है, जैसे हम जो कहते हैं, जो अहादीस का ज़ख़ीरे पे जब बात की जाती है, कुरान पाक की तदवीन की भी बात की जाती है, तो वहाँ पे मेमोराइजेशन का जिक्र होता है कि उस ज़माने में लोगों की मेमोरी वाक़ईतन बहुत ज़बरदस्ती, बहुत अच्छी थी। वक्त के साथ साथ अब देखा जाए तो मेमोराइजेशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है, हर चीज़ कहाँ मौजूद है, मोबाइल पे। तो बहुत सारे काम आपके एआई ने हल कर दिए। बुशरा दरवाजा बंद कर दिएगा, बुशरा। नीलम उनको जाके बोले कि दरवाजा बंद कर दें। तो आप एआई की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ठीक है, तो अब इन तमाम मसलों का हल जो है, इन तमाम बातों, इन मसलों का अब कहने का मकसद क्या हुआ कि मेमोराइजेशन की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, और जब मेमोराइजेशन की वैल्यू कम हो गई, फिर हमने देखा कि एआई की वजह से बहुत सारे रूटीन के काम हमारे होने लगे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा अहमियत किसकी है, जो बंदा अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सके। ठीक है, उसको इवेल्युएट कर सके, उसकी मदद से कोई नया काम कर सके। तो यही सारे काम होने लगे। बेटा सारा कंटेंट आगे जाके पढ़ के आ जाना, और बाकी चीज़ों को हम कहाँ पर कवर करेंगे, क्लास के अंदर। इसमें एक और पहलू पे गौर करना कि हमारे टीचर्स के अंदर ये इंतहाई इंतहाई बुरी आदत पैदा हो चुकी है। और अल्लाह ना करे कभी हम ऐसे टीचर बने, बच्चा कोई सवाल पूछता था तो कहते थे बेटा यूट्यूब पे देख लेना, यूट्यूब पे सब मौजूद है, बेटा यूट्यूब पे जाके देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना। ठीक है, बात यह है कि यार अगर आप यूट्यूब पे सब कुछ देखना है तो क्या मैं फिर कॉलेज क्यों आ रहा हूँ, मैं क्लास में क्यों आ रहा हूँ? इसी तरीके से एक और चीज़ पे अगर आप फोकस करो कि आजकल टीचर्स ने एआई का बोलना शुरू कर दिया, बच्चों को सवाल पूछते भैया चैट जीपीटी से पूछ लेना, वो सब तुम्हें समझा देगा, एग्जाम्पल वगैरह पूछ लेना। तो यार बात देखिए सर, आपका क्या क्लास में रोल है, आप क्या करना है क्लास के अंदर आके? ठीक है, टीचर के जो रोल है वो वक्त के साथ साथ चेंज होता जा रहा है, तो उस चेंज को हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं टीचर का रिस्पेक्ट कम हो गई है, तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहत है, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि टीचर का पहले वाला रोल नहीं रहा। टीचर इज नॉट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एनी मोर। टीचर के अलावा भी इंफॉर्मेशन के बहुत सारे जराए मौजूद हैं। आप देखो जहाँ पे टीचर्स नोट्स पे तवज्जो दिलाते हैं, नोट्स नोट्स नोट्स, जैसे कॉलेज की एजुकेशन है, बच्चे क्लास में आने का दिल ही नहीं चाहता, वो कहते हैं नोट्स ही चाहिए, तो नोट्स तो मुझे कहीं और से भी मिल जाएंगे, मुझे जरूरत क्या पड़ी क्लास में आने की। अब जब टीचर खुद बोल रहा है कि बेटा यूट्यूब पे देख लेना, बेटा चैट जीपीटी से पूछ लेना, तो बच्चा आपके लेक्चर में इंटरेस्ट क्यों लेगा? ठीक है, वो क्यों कर आपके लेक्चर के अंदर इंटरेस्ट लेगा?
अच्छा फिर एक और एग्जाम्पल। अच्छा अभी तक हमने बात की है किसकी, साइंस के टॉपिक की। हम क्या चीज, फ्लिप क्लासरूम के साइंस के एग्जाम्पल ली। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या इस टॉपिक की मदद से हम लिटरेचर या आर्ट्स के टॉपिक पढ़ा सकते हैं, क्या हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, क्या हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा सकते हैं। कैसे पढ़ाओगे आसफा, हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाना था। अब मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, ठीक है, लेट से आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ाना, पाकिस्तान की हिस्ट्री का टॉपिक आपके सामने है, पाकिस्तान की हिस्ट्री आपके सामने है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री, अब आपसे पूछूंगा मैं सवाल, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कौन सा टॉपिक है जिसको आप फ्लिप क्लासरूम की मदद से पढ़ा सकते हो। जी पूरी बात करो, तुक्के तुक्के नहीं मारना, पूरी बात। क्या हिस्ट्री की टाइमलाइन, क्या मतलब, इंसान पहले जंगल में रहता था, क्या, सदफ, सदफ सगीर क्या करोगे, सदफ तुम यहाँ भी हो वहां भी हो, जी सदफ क्या करोगे बताओ, जुनैरा, ठीक है, तो किस तरह से पढ़ाओगी। हाँ दो कौमी नजरिए पे क्या वीडियो प्रोवाइड करोगे जरा बताना, और कुछ बताओ। एग्जैक्टली exactly. आपने कहा कि कायदे आजम ने मुस्लिम लीग छोड़ दी थी और इलामा इकबाल जो है उनको वापस लेकर, आपने इस टॉपिक पे वीडियो, कायदे आजम की जिंदगी पे फिल्में बनी हुई हैं, टीवी सीरीज बनी हुई है, आपने उसकी पर्टिकुलर एपिसोड निकाल के भेज दी कि भाई ये वाली वीडियो देख कर आना, ठीक है। या आपने कहा कि जी कायदे आजम और गांधी के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, राइट, 14 पॉइंट्स होते, आपने उसकी खास वीडियो बनाई, वीडियो बनी हुई थी, वो आपने बच्चे को दिखा दी। मुमकिन है आपको वहाँ पे कोई इंफोग्राफिक बनाना पड़े कि जी ये 14 पॉइंट की क्या जरूरत थी, लखनऊ पैक्ट क्या था, क्यों था 14, तो अब आपने वो बच्चे को वीडियो तक कंटेंट पहुंचा दिया, पूरा सारा का सारा पहुंचा दिया। अगले दिन क्लास में आपने एक्टिविटी परफॉर्म की, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। एक्ट करवा सकते हैं, एमसीक्यूज ठीक है कोई सही है, लेकिन आप बच्चे से रोल प्ले करा सकते हैं, एक्ट करा सकते हैं। हाँ जी, गांधी जुनैरा, हाँ जी कायद-ए-आज़म हुमा, ओके जी, अब कायद-ए-आज़म और हुमा और जुनैरा के दरमियान डायलॉग्स हो रहे हैं, पूरी क्लास इसमें एंगेज हो रही है। हमेशा आप अपने देखिए बच्चों को इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आपकी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगेन बच्चों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा होता है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के जरिए से आप बच्चों को सिर्फ समझा रहे हैं। आजम के 14 पॉइंट्स पढ़ा दिए, वीडियो समझा दी, आ जाओ, ओके जी बेटा आ जाओ, क्लास के अंदर जाकर अब उस पर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, आप कायद-ए-आज़म हैं, ओके, आप कायद-ए-आज़म है, बतूल कायद-ए-आज़म बन गई, बाकी पूरी क्लास उनके 14 पॉइंट्स में तनकीद कर रही है, बतूल अपने पॉइंट्स को डिफेंड कर रही है कि नहीं ये ऑप्शन इसलिए ऐसा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को, डिफरेंट सेकंड कायदे को 14 पॉइंट्स में सेकंड पॉइंट पे पहुंचे, हमने ये दे दिया अलीजा को, अलीजा आप कायदे में आइए अपने आंसर को डिफेंड कीजिए, पूरी क्लास अब उन पे तनकीद कर रही है। अब मुझे बताओ इस तरीके से पढ़ाना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, चीज ज्यादा मजे की लगेगी। जी आसफा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्लास में आपने एक्टिविटी करा दी, बेटा और नमाज पढ़ो, ठीक है, सब पीछे नमाज पढ़ेंगे, ठीक, आपने करा दिया, बेटा वजू करके दिखाएं, बेटा वजू करना सिखाइए, जी हुमा, नहीं हमने ये कब कहा कि हमने हमने नहीं कहा, हमने कहा कि घर पे प्रोजेक्ट बनाए, हमने कहा स्कूल में क्लास के अंदर सब मिलकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, बेटा ये रॉकेट होता है, ठीक है, आपने बेटा ये रॉकेट का जो सामान लेकर आ गए और आपने बच्चों में तकसीम कर दिया, ठीक है, दो से दो तीन तीन बच्चों का ग्रुप बन गया, मिलकर तुम लोग ये रॉकेट बना के लेकर आओ। तुमने रॉकेट में फ्यूल ज्यादा डाला और जब तुमने फ्यूल ज्यादा डाला तो तुम्हारा रॉकेट ज्यादा ऊंचाई तक गया, आपने इस तरह से कर दिया, ठीक है। अच्छा फिर एक और हम बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की बात होगी, लिटरेचर की बात कर लें। लिटरेचर के अंदर आप उस बच्चे को कोई ड्रामा पढ़ा रहे हैं, लेट्स से आप चार्ल्स डिकेंस का नॉवल पढ़ा रहे हैं क्रिसमस कैरल, अब किसी ज़माने में कोर्स में था, आई डोंट नो अब है या नहीं, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा नॉवल है, अक्सर बच्चों को पढ़ाया जाता है क्रिसमस कैरल। हाँ, ऑलिवर ट्विस्ट हो गया, क्रिसमस कैरल हो गया, चलो क्रिसमस कैरल की बात कर लेते हैं। हाँ जी क्या करोगे, कैसे पढ़ाओगे नीलम। लेक्चर प्रोवाइड करोगे क्रिसमस कैरल में, बच्चे लेक्चर सुनेंगे, आप लोग खुद लेक्चर सुनते नहीं है या बच्चे, इतना छोटा बच्चा लेक्चर सुनेगा।
उसकी वीडियोस क्रिसमस कैरल के ऊपर बहुत तहाशा मूवीज बनी है, बेतहाशा कार्टून्स बने, ठीक है। आपने उसके सिलेक्टेड क्लिप्स दिखा दिए, सिलेक्टेड कार्टून दिखा दिया। उसमें मपेट्स का नाम सुना? मपेट्स नहीं सुना? खैर एक मपेट्स एक बड़ी मशहूर सीरीज है, उसके ऊपर पूरे क्रिसमस कैरल बना हुआ है। जैसे आपका टॉम एंड जेरी वाले जो कार्टून्स थे ना, मिक्की माउस वाले, उस पर भी पूरा बना हुआ है। उस यानी कि वही कैरेक्टर्स हैं और क्रिसमस कैरल को पूरा चल रहा है उसके अंदर। सदफ बात सुनो मेरी। इसी तरीके से मपेट्स की बात करो, उसके अंदर भी पूरा का पूरा उन्होंने उस क्रिसमस कैरल को लगाया हुआ है। आपने बच्चे के लिहाज से उसकी एज अप्रोप्रिएट वीडियोस को भेज दी कि बेटा ये वीडियो देख लो, और अगले दिन क्लास के अंदर आके आपने उस पर डिस्कशन शुरू किया। आपने कहा क्लास के अंदर कि बेटा ये जो कैरेक्टर था ना स्क्रूज, उसमें कैरेक्टर का नाम है स्क्रूज, ये इस तरह से क्यों बिहेव करता, उसका करता क्या था, कारोबार क्या था, उसका बिहेवियर कैसा था। ओके जी शाइस्ता, आज आप हमारी क्लास में स्क्रूज है। ओके, और आप नीलम, आप जो है ना उसके नेफ्यू है जो उससे मिलने के लिए आता है। चलो जी शाइस्ता आइए बैठिए, शुरू कीजिए, कैसे हो रहा है। ठीक है, शाइस्ता किस तरह से उसको जवाब दे रही है। ओके सुमेरा, आपको जो कैरेक्टर जो है, आप वो वाला कैरेक्टर जो डोनेशन लेने के लिए स्क्रूज के पास जाते हैं, तो ओके सुमेरा आप जाइए। हाँ जी, तो ये शाइस्ता ने क्या सही रिस्पॉन्स दिया कि ड्रामे में ऐसे ही हुआ था? अब बताओ, क्लास के अंदर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब बच्चे के पास एक रीजन है स्कूल आने का। अगर जैसे हमारे लोग कहते हैं ना कि स्कूल जो है या कॉलेजेस जो है वो आजकल डे केयर सेंटर बन चुके हैं। आज लोग कहते हैं कि डे केयर सेंटर बन गए कि बच्चे बस स्कूल में बैठ के पढ़ना वढ़ना कुछ होता है, तफरी करते रहते हैं। तो भाई बात यह है कि पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं होता। बात यह है कि आपने अपने टीचिंग स्टाइल को अडॉप्ट करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप टीचिंग स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे तभी बच्चा आपके साथ साथ चलता रहेगा। आपको समझने की ज़रूरत है कि वो इन्फॉर्मेशन के ज़राए बदलते जा रहे हैं, वक्त के साथ साथ हालात में तब्दीली आती जा रही है। फ्लिप क्लासरूम और डबल फ्लिप क्लासरूम उन टॉपिक्स में से है। एक तो आप यूँ समझिए कि मेरे पेपर में इसमें सवाल लाजमन आएगा, मेरा जो पेपर है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें आप दूसरी चीज़ ये समझिएगा, अभी आप लोग पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ा आप लोगों ने? उसमें ये पढ़ा है सब चीज़ें, ये पीयर बेस्ड लर्निंग और लर्निंग के तरीके पढ़े आप लोगों ने? फ्लिप और डबल फ्लिप नहीं पढ़ा ना, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो ये नया मेथड है, ठीक है, इसीलिए अभी तक जीएमओटी के कोर्स में जनरल मेथड ऑफ टीचिंग की आउटलाइन के अंदर शामिल नहीं हुआ है। बात समझ रहे हो मेरी? लेकिन ये नया मेथड है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। चूंकि इसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है, इसलिए मैं इसको आईसीटी में पढ़ा रहा हूँ, और इसीलिए ये आपके पेपर में इसका सवाल आएगा, ठीक है। जब आप लोग जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाओगे किसी भी अच्छी जगह पे, आप वहाँ पे देखना आपका फ्लिप और डबल फ्लिप क्लासरूम वाला आप मेंशन करके देखना। अब बात करके देख रहे हैं कि मैं अपनी क्लास के अंदर फ्लिप क्लासरूम यूज़ करूँगा, डबल फ्लिप क्लासरूम यूज़ करूँगा, आप देखना वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। हर अच्छा स्कूल, हर अच्छा एजुकेटर इन तमाम नए मेथड्स की इंपॉर्टेंस को समझ रहा है, इन तमाम नए मेथड्स की इंपॉर्टेंस को समझ रहा है और उसको अपने एजुकेशन के अंदर अडॉप्ट कर रहा है। पढ़ाने का जो सबसे आसान तरीका होता है ना कि आप क्लास के अंदर आए, आपने आके लेक्चर देना शुरू किया, बोर्ड पे लिखा, बच्चे ने सुन लिया। आपने सिर्फ दो काम करना है, बेटा क्लास के अंदर जो है वो शोर नहीं मचाओ, चीज़ों को लिखो। एक और चीज़ हमारे टीचर्स करने लगते हैं, क्लास में आके नोट्स डिक्टेट करवा रहे होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत समझा दिया फिर नोट्स डिक्टेट करा दिया। उसके मुकाबले में आप कोई भी इंटरेक्टिव मेथड, इंगेजिंग मेथड यूज करो। बेटा तुम बताना, आज सुमैया तुम्हारा क्या ख्याल है, नीलम तुम्हारा क्या ख्याल है, जी निदा आप इस कैसे इशू को रिजॉल्व करेंगे, अलीजा आपका क्या ख्याल है। आप देखो क्लास के अंदर इंगेजमेंट बढ़ जाती है, क्लास के अंदर इंटरेस्ट भी वाज़ेह तौर पर बढ़ जाता है, ठीक है। आप जो सोया हुआ होता है क्लास के अंदर वो भी जागने में मजबूर हो जाता है, पता नहीं कब बारी आ जाए। और अगर वैसे भी वो कहते हैं क्लास में मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, खुद कहता है कि जी हम भी मुंह में रखते हैं जबान, ठीक है। शाइस्ता कह रही है काश पूछेगा बदुआ क्या है, हालांकि हम तो लोग शाइस्ता से पूछते रहते हैं, हाँ जी शाइस्ता तुम्हारा बदुआ क्या है। तो हर बच्चा क्लास में इंटरेस्ट लेता है, लेकिन ये चैलेंजिंग बन जाता है। क्लास आपकी वक्त पे खत्म नहीं होती। अगर आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपका प्रिंसिपल बोले तुम्हारी क्लास में आपका शोर होता रहता है, हर कोई बोलता था मिस मिस मिस, ये क्या तरीका है, क्लास को कंट्रोल करो। तो इसी तरीके से फ्लिप क्लासरूम, डबल फ्लिप क्लासरूम में भी आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वो क्या चैलेंजेस हैं, वो क्या इश्यूज हैं, ठीक है। आज ही मेरी क्लास के अंदर एक बच्ची ने कहा कि सर एक इशू मैंने क्लास में ट्राई किया, तो बच्चों के वालिदैन आ गए कह रहे हैं कि हमारा बच्चा तो पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है, सर्च कर रहा हूँ, ये आपने किस काम में लगा दिया उसको, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एक इशू। अब ये आप लोग का काम है, कल आप लोग सोच कर आएगा इस बारे में कि इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या मुमकिन फ़वाइद हैं, क्या मुमकिन नुकसानात हैं, ठीक है। ये सब बातें सोच के आइए, कल हम इस बारे में इंशाल्लाह क्लास के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। क्लास के अंदर कल लेक्चर से ज़्यादा आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होगी। मैं यहीं पे लेक्चर को पॉज कर रहा हूँ।